हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप सभी के लिए कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 से 40 नंबर का कैरी करेगा, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न उत्तर आने वाले हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितने भी बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्र हैं क्लास 12 के, वो फिजिक्स का ये मॉडल पेपर जरूर ही करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे स्वयं करें और अपने दोस्तों तक भी भेजें, और अपने गुरु की गुरु दक्षिणा के रूप में इस चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि कहा जाता है ऐसा ज्ञान फलता फूलता नहीं है जिसकी गुरु जी को गुरु दक्षिणा न दी गई हो। तो चलिए बिना समय को गंवाए हम इसके पहले प्रश्न उत्तर से शुरुआत करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हो सकता है। पहला ऑप्शन है -3, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 7। यहाँ पर फ्रेंड्स मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो है वो 7 हो जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी विद्युत रोधी माध्यम का जो परावैद्युतांक होता है वो 1 से बड़ा होता है, तो इसीलिए हमारा जो 7 है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर प्रश्न आता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। तो दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र रो बराबर RA/L होता है। तो दोस्तों, जो R है उसका मात्रक ओम होता है, और जो क्षेत्रफल है उसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और जो लंबाई है उसका मात्रक मीटर होता है। तो इसमें हम मीटर से 1 मीटर काट देते हैं और हमें ओम मीटर प्राप्त हो जाता है, इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, एक ही वोल्टा के 200 वाट तथा 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः P तथा Q हैं, तब इसमें P और Q में संबंध पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि P बराबर V² और बटे में R होता है, तो इसमें हम पहले वाले के लिए निकाल लेते हैं। तो पहले वाले के लिए जो P दिया है वो 200 वाट दिया है, और वोल्टता दोनों की समान है, इसलिए उसको हम V² ही रखते हैं। और प्रतिरोध जो 200 वाले के लिए है वो P है, और इसी तरह से 100 वाट वाले के लिए दिया है 100 बराबर, दोनों का जो वोल्टता है वो समान है, और बटे में जो एक है ये इसके लिए प्रतिरोध है जो कि Q है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो ये 100 से 100 ये कट जाएगा, और V² से V² कट जाएगा। अब ये हमें Q और बटे में P और बराबर में 2/1 मिलेगा। इसे जब हम हल करेंगे तब हमें Q बराबर 2 और गुणे में P मिलेगा, इसलिए जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर घ आता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शिखर मान 5 गुणे में √2 है, 2 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो दोस्तों, जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है वो शिखर मान और बटे में √2 के बराबर होता है। तो इसको जब हम हल करेंगे तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ऐसे ही रहेगा, और बराबर में जो धारा का शिखर मान है 5 √2 उसको डाल देते हैं, और जो नीचे √2 आता है उसको डाल देते हैं। तो इसको हल करने पर हमें 5 प्राप्त होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। फ्रेंड्स, ये जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान है और धारा का शिखर मान है, इसमें संबंध स्थापित करने वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही पूछा जाने वाला प्रश्न है, और लगभग हर एक परीक्षा में जब भी बोर्ड एग्जाम होता है अवश्य ही आता है, और कम से कम 4 या 5 नंबर को कैरी करता है। इसके बाद हमारा अंग नंबर प्रश्न आता है, विभव प्रवणता का SI मात्रक लिखिए। तो फ्रेंड्स, विभव प्रवणता का मतलब होता है दूरी के सापेक्ष वेग का जो है बढ़ना। तो इसको जब हम लिखते हैं तो ये dV और बटे में dr हो जाता है। सॉरी, वेग नहीं, यहाँ पर विभवांतर हो जाएगा। दूरी के सापेक्ष विभवांतर में जो परिवर्तन होता है उसे ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। तो विभव प्रवणता dV/dr हो जाता है। तो इस तरह से विभव प्रवणता dV का मात्रक वोल्ट हो जाएगा और dr का मात्रक मीटर हो जाएगा, इसलिए हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वोल्ट प्रति मीटर राइट हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो dV/dr है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बराबर होता है, सिर्फ इसमें माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न आता है, दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी होती है। इसका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 100 और चौथा ऑप्शन है अनंत। तो दोस्तों, इसका हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, क्योंकि दिष्ट धारा की आवृत्ति 0 होती है। आवृत्ति का मतलब होता है वो कितनी संभव दिशाओं में लगातार गति कर रहा है, जबकि जो दिष्ट धारा है वो सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है। इसके बाद खंड बा आता है, जिसका पहला का वाला प्रश्न है, एम चुंबकीय आघूर्ण वाले द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर अच्छी स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखे। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो है 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, इसलिए इसमें आपको एक ट्रांसलेट बनाकर अपना उत्तर लिख देना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि जब विद्युत क्षेत्र होता है तब संबंध होता है जो वो E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू में Q वो P और बटे में R³ होता है।
जब वो होता है अच्छी स्थिति पर। अच्छी स्थिति के लिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में 2p बटे में r क्यूब होता है। तो इसी के आधार पर या इसी की तुलना में जो p होता है वो उसका मान यहाँ पर कैपिटल M कर देते हैं चुंबकीय आघूर्ण, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है हम u0 में 4 पाई लिख देते हैं उसका कोफिशिएंट। तो इस हिसाब से हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हो जाएगा वो b, वहाँ चुंबकीय क्षेत्र में जो तीव्रता होती है उसे b से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार b बराबर μ0 और बटे में 4 पाई और इंटू में हमारा हो जाएगा m दिया है तो ये 2m हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर 2p था, और फिर इसके बाद जो बटे में है वो हमारे पास r क्यूब हो जाएगा। तो इसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न आता है बायो सेवर्ट का सदिश रूप है। तो इसमें फ्रेंड्स आपको बायो सेवर्ट का सदिश रूप बताना है। तो बायो सेवर्ट का सूत्र होता है b बराबर में μ0 और बटे में 4 पाई और इंटू में i dl साइन थीटा और फिर उसके बटे में r स्क्वायर होता है। तो इसका जब हम सदिश निकालेंगे तब ये b सदिश और बराबर में μ0 और बटे में 4 पाई और इंटू में i dl साइन थीटा और फिर नीचे r स्क्वायर और यहाँ पर r कैप की जगह पर यहाँ पर r सदिश और बटे में जो मॉड ऑफ r है वो हो जाएगा। ये मॉड ऑफ r यहाँ पर गुणा होकर ये r का क्यूब बना देगा और ये r जो सदिश है वो यहाँ पर गुणे में रहेगा। इस प्रकार हमें बायो सेवर्ट के नियम का सदिश रूप प्राप्त हो जाता है। इसके बाद ओम के नियम का सदिश रूप देने को कहता है। तो दोस्तों ओम के नियम का जो सदिश रूप है वो सिग्मा हो आवेश घनत्व बराबर वो धारा घनत्व बराबर में जो है सिग्मा इंटू में ई हो जाता है, अर्थात जे सदिश बराबर में सिग्मा इंटू में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये दोस्तों होता है ओम के नियम का सदिश रूप। बस सिंपल आपको एक सेंटेंस बनाकर इसको लिख देना है और आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों जो MCQ प्रश्न होते हैं उनमें और ये 1 नंबर वाले में सिर्फ यही इतना अंतर होता है। यदि आप इनको भी MCQ की तरह सिर्फ इतना ही लिख देंगे तो फिर आपके नंबर थोड़े बहुत कटने के चांसेस हैं, हो सकता है आधा दे दे। यदि आप एक वाक्य बनाकर लिख देंगे तो ये उनसे अलग हो जाएंगे और आपको नंबर भी वो पूरा का पूरा दे देगा। इसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न आता है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक लिखे। तो दोस्तों मैं इसको आपको होमवर्क के रूप में देता हूं, आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो इसका सही उत्तर देगा और सही सबसे पहले देगा उसका कमेंट में पिन करूंगा। इसके बाद अंगा नंबर प्रश्न आता है सेल का आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जब सेल से धारा प्रवाहित होती है तो जब उसमें जो आवेश बहता है उसका सेल के अंदर लगे कैथोड और एनोड में कुछ रसायन उसका विरोध करते हैं। इस विरोध को ही आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जब किसी सेल से धारा प्रवाहित होती है तो उसमें उपस्थित रसायन इसका विरोध करते हैं, इसे ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न आता है विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है। दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे संबंधित हर ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके गुण पूछ लिए जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें हमें पूछा गया विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत क्या है। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत एक आवेशित कण होता है, जो त्वरित आवेश होता है वही विद्युत चुंबकीय तरंग का स्रोत होता है। इसके बाद खंड सा आता है। खंड सा का पहला प्रश्न है संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखिए। तो दोस्तों ये आपके 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इसमें दिया संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, तो इसे हम सूत्र से ही जान लेते हैं। धारिता का सूत्र होता है C बराबर में Q और बटे में विभव V होता है। तो दोस्तों आप ऐसे कह सकते हैं इकाई विभव में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम उसकी धारिता कहते हैं। फिर से किसी संधारित्र के इकाई विभव में उपस्थित आवेशों की संख्या को हम उसकी धारिता कहते हैं। इसके बाद दिया है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र लिखे। तो दोस्तों गोलीय चालक की धारिता का सूत्र C बराबर में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में R जो कि त्रिज्या है चालक तार की। इसके बाद ख नंबर प्रश्न आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, उसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर में F और बटे में आवेश क्यों होता है। तो इससे जब हम परिभाषा निकालते हैं तो इकाई आवेश विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इकाई आवेश पर लगने वाले बल को उसकी विद्युत तीव्रता कहते हैं। फिर से विद्युत क्षेत्र में उपस्थित इकाई आवेश पर लगने वाले बल को उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो दोस्तों यहीं से हम इसका विमीय सूत्र भी निकाल लेते हैं और मात्रक भी। तो
क्या था हमारा सूत्र, E बराबर में F और बटे में Q। तो दोस्तों F मतलब बल हो गया, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और जो आवेश होता है उसका मात्रक होता है कूलाम। तो दोस्तों न्यूटन का जो ये हमारा मात्रक हो गया, और अब इसी से हम विमीय सूत्र निकालते हैं। तो दोस्तों जो न्यूटन का विमीय सूत्र होता है वो mL/T-2 और बटे में हमें, ये हमारे न्यूटन का विमीय सूत्र हो गया, और बटे में हम आवेश का विमीय सूत्र लिखते हैं। तो आवेश का विमीय सूत्र एम्पियर और इनटू में जो समय t होता है वो दिया होता है। तो इस प्रकार हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र प्राप्त होगा वो mL/T-3 और A 1 या A - 1। इसके बाद हमारा ग नंबर प्रश्न आता है, 1 किलोवाट के विद्युत हीटर में 1 मिनट में कितनी ऊर्जा व्यय होगी। तो दोस्तों ये जो किलोवाट दिया है इसको हम P से व्यक्त करते हैं, और जो ये 1 मिनट दिया ये समय है। तो दोस्तों P बराबर में होता है V इंटू में I। तो दोस्तों हमें निकालना है यहाँ पर ऊर्जा का व्यय। तो ऊर्जा का व्यय का सूत्र होता है H बराबर में VI/T, यहाँ H जो है वो ऊर्जा का व्यय है। अभी हमने ज्ञात किया था कि VI बराबर में होता है P, और P हमें दिया, P का मतलब होता है शक्ति, और शक्ति हमें 1 किलो दी गई है और समय हमें 1 मिनट दिया गया है। तो इसकी जगह पर हम इसकी शक्ति को 1 किलोवाट लिख देते हैं, और 1 किलोवाट को जब वाट में बदलेंगे तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, और गुणे में समय जो है वो 60 सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वो 6 गुणे में 10 की पावर 4 वाट प्रति सेकंड आ जाएगा। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है, वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। दोस्तों आपको वाटहीन धारा का अर्थ बताना है। तो हम जानते हैं कि शक्ति जो होती है, वाट मतलब ये शक्ति का मात्रक है। तो हम जानते हैं कि P बराबर, जहाँ P शक्ति है, बराबर I/RMS और इंटू में VRMS और इंटू में cos फाई होता है। जहाँ ये cos फाई है ये किसी भी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। तो यदि हम cos फाई को 90 डिग्री कर दें तो ये 0 हो जाएगा, और जब ये 0 हो जाएगा और इसका IRMS और VRMS से गुणा कर देंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा जो P है वो बराबर में 0 आएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं वह धारा जिसके लिए शक्ति गुणांक का मान 90 डिग्री या फिर 0 होता है, तो उस धारा को हम वाटहीन धारा कहते हैं। फिर से, वह धारा जिसके लिए शक्ति गुणांक का मान 90 डिग्री होता है वाटहीन धारा कहलाती है, क्योंकि दोस्तों उसमें वाट नहीं है, वाट 0 हो गया है, अर्थात शक्ति 0 हो गई। इसके बाद हमारा खंड द आता है, जिसका पहला प्रश्न है, 0.21 हेनरी प्रेरकत्व तथा 12 ओम प्रतिरोध और 220 ओम वोल्ट 50 हर्ट्ज AC स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। ज्ञात कीजिए प्रतिरोध में धारा एवं वोल्टता के बीच ग्राफ। तो दोस्तों ये एक लॉन्ग न्यूमेरिकल है जिसको करवाने में बहुत ही समय लगेगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ आप लोग करें। यदि आप लोग नहीं करते हैं तो मैं इस पर खास रूप से एक वीडियो बनाकर इस प्रश्न में डाल दूंगा जिसमें इसका सॉल्यूशन रहेगा। इसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न आता है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को सूत्र को निगमन कीजिए। तो दोस्तों विद्युत विभव के सूत्र का आपको निगमन करना है यहाँ पर। तो जो विद्युत विभव के सूत्र निगमन में मतलब आपको ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि इसका डेरिवेशन बहुत ही बड़ा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इससे भी आप लोग स्वयं ही करें। जो इसमें मुझे परिभाषा देने वाला लगेगा, छोटा लगेगा, उससे मैं कर दूंगा, और बाकी आप लोग स्वयं करना, क्योंकि यदि मैं सब कराता हूँ तब फिर मुझे कम से कम 2 से 3 घंटे का समय भी लग सकता है। तो चलिए इसके अगले वाला प्रश्न है, गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, गतिशीलता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि गतिशीलता अर्थात म्यू बराबर में वी डी जहाँ पर ये अनुगमन वेग है, और बटे में आता है विद्युत क्षेत्र E। तो दोस्तों यहाँ से हम इसका परिभाषा निकालते हैं। तो इकाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो उसकी गतिशीलता कहलाता है, और गतिशीलता को म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है, इस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस पर ताप का प्रभाव इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि धातु ही तो ताप के कारण जो है गतिशीलता घट जाएगी, और यदि अर्धचालक हुए, धातु का मतलब यदि चालक हुए, और यदि अर्धचालक हुए तो, क्योंकि जो अधिकतर चालक होते हैं वो धातु ही होते हैं, और यदि अर्धचालक हुए तो उनका ताप बढ़ाने पर गतिशीलता बढ़ जाएगी, और जो चालक ही नहीं होते हैं अर्थात कुछ चालक होते हैं उन पर ताप का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद यह गतिशीलता तथा धारा घनत्व में क्या संबंध है। तो दोस्तों जो धारा घनत्व होता है वो उसे J से प्रदर्शित करते हैं, और ये I/A होता है इसका सूत्र। तो इस प्रकार से जब हम धारा घनत्व का सूत्र लिखते हैं तो वो हो जाएगा J बराबर में
N जहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है और VD यह अनुगमन वेग है। तो VD की जगह पर हम डाल सकते हैं जो अभी हमने निकाला था गतिशीलता और गुणे में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से वो N गुणे में E और गुणे में गतिशीलता म्यू और गुणे में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। तो इस प्रकार से जो ये हमारा आया है यही हमारा संबंध हो जाएगा। इसके बाद घ नंबर प्रश्न आता है बायो-सेवर्ट का नियम का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको बायो-सेवर्ट के नियम का व्यंजक ज्ञात करना है। बायो-सेवर्ट का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग अवश्य ही कर लेना। चलो मैं यहीं से करवा दे रहा हूँ। तो आप लोग पहले इसका जो माना गया उसको लिख लेना। जैसे इसमें माना जाता है, माना है कोई चालक तार है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है चालक तार से R दूरी पर, जो कि चालक तार से थीटा कोण बनाता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र B उत्पन्न होता है एक अल्पांश dl के कारण, जो कि अल्पांश AB है। तो इस प्रकार से जब हम मान लेंगे तब बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार जो विद्युत क्षेत्र है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। जो प्रवाहित धारा है उसके प्लस में जो दूरी मतलब जो अल्पांश है उसके और साइन थीटा के। तो इस प्रकार से अल्पांश dl के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, साइन थीटा के भी अनुक्रमानुपाती ही रहेगा, किंतु ये जो दूरी r है इसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं आपको इसमें पूर्णतः अच्छे तरीके से दर्शा नहीं पा रहा हूँ। तो इसको जब आप हल करेंगे r के साथ, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है, इसलिए हमें बायो-सेवर्ट का नियम प्राप्त हो जाएगा। b अनुक्रमानुपाती है I dl साइन थीटा और बटे में आर स्क्वायर। यहीं से आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, I के अनुक्रमानुपाती है, dl के अनुक्रमानुपाती है और साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है, जो कि तार और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य बना कोण है। तो दोस्तों यहाँ से जब आप देखते हैं तो जब ये हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो इसकी जगह पर हम म्यू नॉट बटे में 4 पाई लिख देंगे। इस प्रकार से हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो b बराबर म्यू नॉट बटे में 4 पाई इंटू में I dl साइन थीटा बटे में r स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद इसी में अंगा नंबर प्रश्न आता है रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए आवेश लंबी तार के निकट किसी रेखीय आवेश घनत्व, इसमें रेखीय आवेश घनत्व को ऐसे से दर्शाया गया है। तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। दोस्तों जो गॉस का प्रमेय है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप गॉस के प्रमेय को भी सिद्ध कर लीजिएगा, उसे याद कर लीजिएगा और उस पर आधारित जितने भी एप्लीकेशन हैं वो भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समझ लीजिए कि फिर चाहे जिस बोर्ड का पेपर हो जिसमें गॉस प्रमेय है उसमें गॉस प्रमेय या उसके एप्लीकेशन हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको रेखीय आवेश घनत्व बता देता हूँ। इसमें रेखीय आवेश घनत्व को ऐसे प्रदर्शित किया है। तो रेखीय आवेश घनत्व बराबर में होता है आवेश क्यों और बटे में रेखीय बोल रहा है अर्थात लीनियर हो जाएगा इसलिए यल। तो दोस्तों इस प्रकार से हम कह देंगे किसी जो है आवेशित लंबे चालक तार की इकाई लंबाई पर जो उपस्थित आवेश होता है वही उसका आवेश घनत्व कहलाता है। दोस्तों चूँकि समय बहुत ही कम है इसलिए मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पूरी चीज़ों को एकदम कनेक्ट करके याद कर लें, जिससे आपको याद करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इससे आपको सूत्र भी याद रहेगा और जो है आपको परिभाषा भी बनाने में आसानी होगी और वो भी याद हो जाएगी। इसके बाद हमारा खा नंबर प्रश्न आता है अनुगमन वेग किसे कहते हैं, इसके आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो दोस्तों अनुगमन वेग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे आप लोग ज़रूर ही सिद्ध कर लेना। अनुगमन वेग और धारा में संबंध आता है, इसे सिद्ध कर लेना और इसके आधार पर ओम के नियम का निगमन भी आता है, इसे भी सिद्ध कर लेना। और या तो आप सभी लोग मेरे कमेंट बॉक्स में आप लोग यदि मुझसे कहेंगे तो मैं इसका सोल्यूशन ज़रूर ही आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं अनुगमन वेग की परिभाषा आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि इसमें पूछा है। तो वह औसत वेग जो आवेशित कण जैसे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी पदार्थ में चलते हैं उसे ही जो है अनुगमन वेग कहते हैं। इसका परिमाण जो है वो बहुत ही कम होता है। इसके बाद ग नंबर प्रश्न आता है किरचॉफ के नियम की सहायता से किसी व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन होने का सूत्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किरचॉफ के नियम की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन होने का सूत्र ज्ञात करना, ये बहुत ही पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत ही रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही रिपीटेड। और दोस्तों जो किरचॉफ के 2 नियम हैं वो भी आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको किरचॉफ के दोनों नियम भी याद कर लेना है और जो है उसकी सहायता से व्हीटस्टोन सेतु को भी सिद्ध कर लेना है क्योंकि ये दोनों प्रश्न अपने आप में ही बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो किरचॉफ का पहला जो नियम होता है उसके अनुसार किसी संधि पर जो मिलने वाली धाराएं होती हैं उनका जो बीजगणितीय योग होता है वो नियत रहता है या कहीं बराबर होता है। जैसे कोई ये संधि हो गई, यहाँ पर ये धारा ऐसे आई, ये धारा ऐसे आई, ये धारा ऐसे चली गई, इसी प्रकार से होता है। तो उसके नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो
योग है उसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। और दूसरा नियम है किसी बंद जाल में जो धारा होती है और उसका संगत प्रतिरोध होता है वो उसमें लगे जो सेल होते हैं उसकी विद्युत वाहक बल के योग के बराबर ही होती है। इसे इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम कहते हैं। इसके बाद जो घ नंबर प्रश्न आता है, चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। क्या यह सदिश राशि है या सदिश? इसका मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखिए। तो दोस्तों इसे भी आपको कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अंगा नंबर प्रश्न आता है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक के सूत्र का निगमन कीजिए। तो दोस्तों स्वप्रेरण गुणांक L बराबर में फाई और बटे में जो धारा होती है उसके बराबर होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, इकाई धारा किसी कुंडली में इकाई धारा प्रवाहित करने पर जो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे उसका स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। इसके बाद आपको परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र निगमन करना है। इसके बाद इसके अथवा में प्रश्न आता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र का निगमन कीजिए। तो दोस्तों इसे भी आपको कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 8 नंबर प्रश्न आता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं? किसी माध्यम का क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों ये भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये भी बहुत ही ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम, इसलिए आप सभी लोग इसे ज़रूर ही करें। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब है, जब कोई ऐसा यंत्र कह सकते हैं जिसमें जो है प्रकाश प्रवेश करने पर उसी में परावर्तित होकर उसी में टकराता रहता है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यह जो है क्रांतिक कोण के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस घटना के लिए जो महत्वपूर्ण शर्त है वह है कि किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, अर्थात जो पहला वाला माध्यम है उसका पराविद्युतांक ज़्यादा होना चाहिए दूसरे वाले माध्यम से। इसी में दिया है, किसी माध्यम की क्रांतिक कोण तथा अपवर्तनांक में संबंध प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों जो क्रांतिक कोण है वो कुछ इस प्रकार होता है कि जब कोई किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे जो है क्रांतिक कोण कहते हैं और इसको हम IC से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार हम जब स्नेल के नियम से लिखते हैं तो म्यू जहाँ के पदार्थ का अपवर्तनांक है बराबर में होता है साइन R और वो साइन I बटे में साइन R। तो चूँकि यहाँ पर क्रांतिक कोण है इसलिए जो साइन I है वो साइन IC हो जाएगा, क्योंकि साइन IC से ही क्रांतिक कोण को प्रदर्शित करते हैं। और जो साइन R है वो हमारा 90 डिग्री हो चुका है और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए जो हमारा अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध आएगा वो म्यू बराबर में साइन IC हो जाएगा। इसके बाद अथवा में प्रश्न आता है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हैं तथा परिणामन अनुपात 100 है। निवेशी वोल्टता व शक्ति क्रमशः 100 वोल्ट तथा 1100 वाट गणना कीजिए। 1 द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, 2 है द्वितीय कुंडली में शक्ति और 3 है द्वितीय कुंडली में धारा। तो दोस्तों जो आपका ट्रांसफार्मर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे आपका जो प्रैक्टिकल होता है उसमें वाइवा में भी इससे बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बोर्ड में भी न्यूमेरिकल और इसकी कार्यविधि, इसका सिद्धांत, इसके प्रकार सब पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ट्रांसफार्मर का पूरा ज्ञान ले लेना है और मैंने इस पर अपने प्लेलिस्ट में एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा है जिसमें आपको इसका सिद्धांत और सिद्धांत का निगमन और इसके प्रकार और सूत्र सब दिया हुआ है। आप वहां से इसको कर सकते हैं और उसके बाद इस प्रश्न का जो है हल भी कर लेना। इसके बाद इसी में 9 नंबर प्रश्न आता है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? इनकी संचरण का आरेख खींचिए। विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध लिखिए। तो दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी त्वरित आवेश के कारण उत्पन्न होती हैं और इसमें जो विद्युत क्षेत्र होता है वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। और फिर इसमें पूछा गया इनके संचरण का आरेख खींचिए। तो इनके संचरण का आरेख दोस्तों इस प्रकार होता है, कुछ इस प्रकार इनके संचरण का आरेख होता है। और इसके बाद इसमें दूसरा पूछा गया है, विद्युत क्षेत्र के आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयाम में संबंध लिखिए। तो दोस्तों जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है उसे B0 से प्रदर्शित करते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है वो B0 बराबर होता है जो विद्युत क्षेत्र का आयाम है E0 और बटे में जो प्रकाश की चाल है उसके। तो दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है वह विद्युत क्षेत्र के आयाम को C से भाग देने पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद इसी में अथवा में प्रश्न दिया है, आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? आंतरिक प्रतिरोध का प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए और सिद्ध कीजिए कि E बराबर V प्लस I/R होता है। तो दोस्तों यहीं पर आप देख सकते हैं कि आंतरिक प्रतिरोध का हमें सूत्र दिया है, तो यहीं से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यदि हम कहते हैं तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो
हमारा जो विद्युत वाहक बल है उसके समानुपाती होता है। यदि विद्युत वाहक बल जो है उसको बढ़ाया जाए तो जो आंतरिक प्रतिरोध है वो भी बढ़ेगा, और यदि V को बढ़ाया जाए तब भी हमारा जो आंतरिक प्रतिरोध है वो बढ़ेगा, और यदि धारा को बढ़ाया जाए तब भी हमारा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। तो इस प्रकार आप इसके कारकों का वर्णन कर सकते हैं, और इस सूत्र का निगमन बहुत ही सरल है। इसके सूत्र जैसे इसमें हम चूँकि हम जानते हैं कि विद्युत वाहक बल जो है वो बराबर, मतलब विद्युत वाहक बल नहीं, जब कोई परिपथ बंद होता है तब उसमें जो बंद परिपथ का मतलब होता है उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो, तो बंद परिपथ के लिए होता है I, और बराबर में जो विद्युत वाहक बल होता है वो E, और बटे में जो प्रतिरोध होता है R, और प्लस में जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो स्मॉल r। ये सूत्र हमें मालूम है पहले से, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर में I और इंटू में कैपिटल R, और प्लस में I इंटू में जो है स्मॉल r। तो दोस्तों हम जानते हैं कि V ओम के नियम से V बराबर I इंटू R होता है, इसलिए I इंटू R की जगह पर जब हम V रखते हैं तब हमें E बराबर में V और प्लस में I इंटू R प्राप्त हो जाता है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आता है, L लंबाई की तांबे की एक छड़ B तीव्रता की एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से अपनी एक सिरे के परितः घूम रही है। सिद्ध कीजिए कि छड़ के सिरों का विद्युत वाहक बल 1/2 WBL² है। तो दोस्तों इसके अनुसार जब हम बनाते हैं तो मान लेते हैं ये एक छड़ है जो L लंबाई की है, और ये कोणीय वेग से, तो इसी पर ये इसे वृत्त बना लेते हैं, और ये कोणीय वेग ओमेगा से मान लेते हैं गति कर रही है, और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इसमें जो B होती है इस वृत्त के बाहर B होती है, और इसका केंद्र हम O मान लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो विद्युत वाहक बल होता है E बराबर में फ्लक्सों की संख्या d फाई E और बटे में dt के बराबर होती है। तो यदि हम यहाँ पर d फाई E का मान प्राप्त कर लें तो हमें जो विद्युत वाहक बल है वो प्राप्त हो जाएगा। तो इस गोले से हम d फाई E के मान को अभी प्राप्त करते हैं। तो d फाई E बराबर में होता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो, और गुणे में जो क्षेत्रफल होता है वो, तो इसका क्षेत्रफल मतलब ये वृत्त है तो इसका क्षेत्रफल पाई r² हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये r² है वो इस यल के बराबर है, तो इसलिए हम ये यल r की जगह पर यल भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें फाई बराबर b इंटू में पाई r² प्राप्त हो चुका है। तो चलिए हम इसको अब जो फाई का मान हमें प्राप्त हुआ है इसे हम अपने E बराबर d फाई E बटे में dt वाली इक्वेशन में पुटअप कर देते हैं, जिससे हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जब हम डालते हैं d फाई E की जगह पर तो b इंटू में पाई r, नहीं यहाँ पर यल लिख लेते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, और इसमें जो हमारी इक्वेशन है उसमें भी यल दिया है, ये दोस्तों मिसप्रिंट हो गया है, ये यल² रहेगा 2 नहीं होगा यहाँ पर, तो ये बटे में dt हो जाएगा हमारा। अब दोस्तों हम करते हैं क्या कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों जगह पर 2 से गुणा कर लेते हैं, तो ऊपर भी हम 2 से गुणा करते हैं और नीचे भी हम 2 से गुणा करते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होगा वो b और इंटू में 2 पाई l² और बटे में dt। तो दोस्तों हम जो है कोणीय गति वाले चैप्टर से हम जानते हैं कि जो कोणीय चाल ओमेगा होती है वो 2 पाई बटे में dt के बराबर होती है। तो इसलिए हमें जो 2 पाई और बटे में dt आया है इसकी जगह पर ओमेगा डाल देते हैं, और जो नीचे वाला t था उसे हम, और नीचे वाला जो 2 था उसे हम 1/2 अब कर लेते हैं, क्योंकि हमने पहले से उसे मान रखा है, मतलब दोनों जगह पर 1/2 से गुणा किया था। तो अब इस प्रकार से जो 2 पाई और बटे में dt था वो हमारा हो जाएगा ओमेगा, और जो b अर्थात क्षेत्र की तीव्रता है वो तीव्रता का तीव्रता ही रहेगा, और इंटू में जो हमारा l² है वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सूत्र है वो हमको मिल जाता है। दोस्तों मेरे पास जगह जो है वो बहुत ही कम है और कुछ कमियों के कारण ही मैं यहाँ पर स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु आप मेरी आवाज़ से और कुछ लिखने से पहचान सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, और ये आपका बहुत ही आसान तरीका है इसे सिद्ध करने का। इसके बाद हमारा इसी में अथवा में प्रश्न आता है, इसमें लिखना भूल गए हैं। 1.5 मीटर लंबी धातु की छड़ एक सिरे के परितः 20 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चुंबकीय आम्योत्तर के लंबवत ऊर्ध्वाधर में घूम रही है। छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे भी आपको ज्ञात कर लेना है। इसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न आता है, दिए गए चित्र में विद्युत A व B के बीच कुल धारिता ज्ञात कीजिए, और A व B के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। A के निकटतम संधारित्र में संचित आवेश की गणना कीजिए। तो दोस्तों चलिए हम इसे भी कर लेते हैं।
तो इसे हल करने के लिए हमें इधर से शुरुआत करनी होगी और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम इसे हल करते हैं। तो दोस्तों जब हम देखते हैं तो ये वाला संधारित्र, ये वाला संधारित्र और ये वाला संधारित्र हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ये और ये और ये। तो इसलिए इसको जब हम तुल्य निकालेंगे इन तीनों का, तो हमें जो है तुल्य 1/c और बराबर में 1/1 को डाल देते हैं 3 और प्लस में एक और को भी डाल देते हैं 3 और प्लस में जो तीसरा है उसको भी 1/3 डाल देते हैं। सब 3 3 चूँकि हमें दिया गया है। तो इसे जब हल करेंगे हम तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा और ऊपर भी 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा और हमें धारिता 1 प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमें कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये धारिता 1 होगी और ये कट जाएगा। तो इसके बाद ये जो हमारी धारिता 1 आई है, ये जो अगली वाली धारिता है 2 माइक्रोफेरड, उसके साथ में समांतर क्रम में है। तो इसलिए हम इसको जब समांतर क्रम में, इसलिए इसका जो तुल्य होगा वो C बराबर C1 और प्लस में C2 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो ये जो हमारी धारिता है ये हमारी 3 माइक्रोफेरड हो जाएगी। अब फिर से ये वाला और ये वाला और ये वाला हमारा उसी प्रकार से श्रेणी क्रम में है। तो इसको जब हम हल करेंगे 1/3 माइक्रोफेरड और फिर प्लस में 1/3 माइक्रोफेरड और 1/3 माइक्रोफेरड, उसी प्रकार से हल करेंगे तो फिर से हमें ये एक ही प्राप्त हो जाएगा। तो फिर से उसको हम जब परिपथ बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा और ये 1 माइक्रोफेरड हो जाएगा। और आप लोग इसे काउंट नहीं करना, क्योंकि हम इसे सोल्व करते हुए आ रहे हैं। अभी जो 1 माइक्रोफेरड है 2 माइक्रोफेरड के साथ में समांतर क्रम में जुड़ा है, और जब समांतर क्रम का सूत्र होता है धारिता के लिए C तुल्य, धारिता तुल्य बराबर C1 और प्लस में C2। तो इसी प्रकार से ये फिर से ये भी हमारा 3 हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरड। अब ये जो 3 माइक्रोफेरड है ये फिर से इसके साथ में और ये तीनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए इनकी धारिता फिर से 1 हो जाएगी। तो इसलिए जो ए व बीच की कुल धारिता है वो हमारी 1 माइक्रोफेरड रहेगी। अब उसके बाद पूछता है कि ए के निकटतम बिंदु पर जो है वो संचित आवेश कितना होगा, और हमें वोल्टता 100 वोल्ट दे रखी है। चूँकि समांतर क्रम है इसलिए इसमें वोल्टता नियत ही रहेगी। तो चलिए हम यहाँ से ज्ञात करते हैं। तो धारिता बराबर में होता है आवेश Q और बटे में विभव V। तो आवेश जो धारिता हमको 3 माइक्रोफेरड दे रखी है और ये भी हमें 100 वोल्ट दे रखा है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें आवेश Q बराबर में CV हो जाएगा, और जहाँ C है वो हमें 3 माइक्रोफेरड दिया है, और इसलिए इसको जब हम फेरड में बदलेंगे तो 3 और गुणे में 10⁻⁻6 हो जाएगा, और फिर गुणे में जो वोल्टता डालेंगे तो वो 100 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमें जो प्राप्त होगा 3 गुणे में 10⁻⁻4 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा उत्तर रहेगा 3 गुणे में 10⁻⁻4 कूलाम। इसके बाद अथवा में इसी के प्रश्न आता है, दिए गए परिपथ में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं जिनके मान क्रमशः 6 ओम, 5 ओम, 20 ओम, 8 ओम हैं। इन प्रतिरोधों में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए, जबकि परिपथ में 120 वोल्ट है। तो दोस्तों पहले से वीडियो हमारा बहुत ही लंबा हो गया और इसे आप लोग अपने हाथ ही हल कर लेना। यदि आप कहते हैं तो मैं इसका भी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और चूंकि आपके लोगों के परीक्षा का टाइम जो है, मतलब बोर्ड परीक्षा का टाइम वो बहुत ही निकट है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो ही एक आदमी को सफल बनाती है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अपने आप को जो है बोर्ड एग्जाम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। इसलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन पेपर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चंस को हल कीजिए। आशा है आप सभी को हमारी ये छोटी सी वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और आप सभी ने हमारी गुरु दक्षिणा दिए बिना नहीं गए होंगे और हमारे चैनल को फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दिया होगा। यदि आप एक सच्चे दोस्त होंगे तो अपने दोस्त का बुरा नहीं मानेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं आपको किसी अगली वीडियो के साथ। और हाँ, अपने दोस्त को ज़रूर ही भेज देना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है।